हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आ रहे थे कि एमएनएस एसएससी मेडिकल प्रोसीजर में कौन कौन से टेस्ट होंगे और कौन कौन सी चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। आज की ये वीडियो उसी पे बेस्ड है जिसमें हम आपको एमएनएस एसएससी 2024 मेडिकल से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स की जो आपको एमएनएस एसएससी मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले करवा लेने चाहिए। सबसे पहला है डेंटल टार्टर रिमूवल। ये एडवाइज्ड है कि मेडिकल्स में जाने से पहले आप एक डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लें एंड अपने ओरल कैविटी की अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, डेंटल टार्टर को रिमूव करवा लें एंड कोई भी अगर और दिक्कत हो तो उसे आप रेक्टिफाई करके ही मेडिकल्स में जाएं। सेकेंड इज ईयर वैक्स रिमूवल। जैसे दांतों की सफाई जरूरी है उसी तरह से कान की सफाई भी जरूरी है। वहाँ पे आपके ऑडिटरी टेस्ट भी होंगे जिसमें ये परखा जाएगा कि आप ठीक से सुन पा रहे हैं या नहीं। ऐसे में अगर आपके कानों में गंदगी होगी तो आपको ही दिक्कत होगी। इसीलिए ये एडवाइस है कि आप कानों को भी बहुत अच्छे से डॉक्टर के द्वारा साफ करवा कर ही जाएं। प्रॉपर फिजिकल हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेडिकल्स में अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन एंड ग्रूम करके जाएं। अब हम बात करेंगे मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में। एमएनएस एसएससी का मेडिकल क्राइटेरिया भी नीट प्लस एमएनएस के मेडिकल क्राइटेरिया जैसा ही एग्जैक्टली सेम है। कुछ एडिशनल चीज़ें ज़रूर हैं जिन्हें हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। आपकी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों पैरेलल्स पे जाती हैं। अगर कोई भी एक चीज़ ठीक नहीं होगी तो वो आपकी दूसरे एस्पेक्ट को ज़रूर अफेक्ट करेगा। इसलिए देखा जाता है कि कैंडिडेट फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी फिट हो, यानी कि आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वहीं इसके लिए गोरखास को एंड नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है एंड उनकी मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट के साथ ही आपका वेट का क्राइटेरिया भी रिलेटेड है। आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए। हालांकि मिनिमम वेट आपका 39 kgs होना चाहिए, इससे कम में आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। हाइट का क्राइटेरिया फिक्स है लेकिन वेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। लेकिन आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स करेक्ट आना चाहिए, यानी कि आपका BMI 23 से नीचे 23 से कम नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन के साथ आपका चेस्ट मेजरमेंट मिनिमम 82 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। वहीं बिना एक्सपेंशन के आपका चेस्ट मेजरमेंट कम से कम 77 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। आपको किसी भी तरह की जेनेटिक डिजीज जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई सीवियर फ्रैक्चर हुआ है तो वो आपके लिए एक परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। हालांकि अगर आपको कोई चोट लगी थी, कोई इंजरी हुई थी एंड अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है एंड उस इंजरी की वजह से आपको कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, आपको किसी भी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर आपको फिट कंसिडर किया जाएगा। आपकी बॉडी में कोई भी इनबॉर्न या फिर अक्वायर्ड डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इनबॉर्न यानी कि जन्मजात एंड अक्वायर्ड यानी कि जो आपको किसी एक्सीडेंट या किसी और कारण से कोई डिसेबिलिटी हो गई हो। ऐसा कोई भी केस परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। आपको DNS की शिकायत यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम की शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपकी जो नाक की हड्डी है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इसे एक माइनर सर्जरी के द्वारा रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो अगर आपको भी डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो ये एडवाइस है कि मेडिकल्स में जाने से पहले आप इसकी सर्जरी करवा कर जाएं। देयर शुड बी नो इन्फेक्शन और परमानेंट डैमेज इन टिम्पैनम यानी कि कान के पर्दों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी पे किसी भी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन या स्किन डिजीज नहीं होनी चाहिए। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो जैसी डिजीजेस भी आपके लिए एक परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकती हैं। आपकी बॉडी में सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड उनका फंक्शनिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल होना चाहिए। आपको नॉक नी या फ्लैट फुट की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें कैरिंग एंगल की तो आपका कैरिंग एंगल 5 to 18 डिग्रीज के बीच होना चाहिए। स्कोलियोसिस यानी कि स्पाइन में डिफॉर्मिटी भी रिजेक्शन का कारण बन सकता है। स्कोलियोसिस मैक्सिमम 10 डिग्रीज तक अलाउड है। अगर 10 डिग्री से ज्यादा आपकी स्पाइन में डिफॉर्मिटी है, वो ज्यादा टेढ़ी है, तो आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हील वैल्गस एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी एड़ी की हड्डी में डिफॉर्मिटी होती है। हील वैल्गस मैक्सिमम 20 डिग्री तक अलाउड है। अगर इससे ज्यादा डिफॉर्मिटी है तो आपको PR मिल जाएगा। आपको ब्रेस्ट लम्प्स, ओवेरियन सिस्ट्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम,
प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी जैसी कोई भी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। आपका ECG एंड USG एब्डोमेन प्लस पेल्विस टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या को छुपाने की कोशिश करते हैं तो आपके मेडिकल टेस्ट में ये सारी समस्याएं सामने आ जाएंगी। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको है सो आई एम सॉरी, आप MNSSSC के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं या फिर आप इनका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और अब आपको ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है तो आपको मेडिकली फिट कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी एंड रेगुलर होना चाहिए, कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं होने चाहिए एंड पेनफुल मेंसेस भी नहीं होने चाहिए। अगर आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी हुई है तो आपकी डिलीवरी के 24 वीक्स बाद आपको मेडिकली फिट कंसिडर किया जाएगा। वहीं अगर आपका MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन के 12 वीक्स बाद आपको मेडिकली फिट कंसिडर किया जाएगा। वहीं अगर आपका C-सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन हुआ है तो आपको C-सेक्शन के 52 वीक्स बाद मेडिकली फिट कंसिडर किया जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप MNS के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं आई साइट रिक्वायरमेंट की। कैंडिडेट की आई साइट 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपकी आई साइट 6/12 से ज़्यादा सिवियर नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर आपको ग्लासेस लगे हैं तो ग्लासेस के साथ आपका विजन करेक्ट आना चाहिए। मायोपिया लेस देन -5.5D होना चाहिए। मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया लेस देन +3.5D होना चाहिए। फील्ड ऑफ विजन आपकी दोनों आंखों में नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप ग्लासेस पहनने के बहुत ही ज़्यादा आदी हैं तो आपके लेंसेज का पावर भी नोट किया जाएगा। इसी के साथ आपका कलर विजन मिनिमम CP3 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। CP3 कलर विजन के कई स्टैंडर्ड्स में से एक स्टैंडर्ड है। अगर आप फुल्ली कलर ब्लाइंड है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन CP3 स्टैंडर्ड इज अलाउड। इस वीडियो के थ्रू हमने आपके मोस्ट ऑफ द मेडिकल क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मेरे साथ जो स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे, नीट तैयारी करते वक्त, वो भी ये पूछ रहे हैं कि MNS में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे मतलब बहुत ही प्राउड फील होता है। Sir, perseverance and dedication comes with a goal only. First, set your goal. Like what you want to see yourself in 5 years. Try to follow the routine in daily basis because when the dream came, feeling is so good. मतलब मुझे बस MNS के बारे में बस पता था और सेंचुरियन ने मुझे गाइड किया कि कैसे उसको क्रैक करना है। एंड शिशिर सर ने जो हमें एडवाइस दी थी कॉन्फिडेंट रहना है अपने वर्ड्स में, सो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे पैनल इंटरव्यू में और मेरे पूरे CBT का। मैम कल तक तो बिलीव ही नहीं हुआ था कि आई हैव डन इट बिकॉज आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि मैं चाहती थी कि मेरा MNS में हो एंड आई अचीव्ड इट। सर हमें सिखाते हैं कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, आपको अगर तैयारी करनी है तो सर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करते हैं।